हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। हम आपको उत्तराखंड के ऐसे अनेक लोगों से मिलाते हैं जिनका योगदान उत्तराखंड के लिए होता है, वह बेहतर ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसे नकारात्मक भी बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अपनी प्रतिभाशाली उत्तराखंड की बेटी से मिलाने वाले हैं जिनकी चर्चा आजकल उत्तराखंड में खूब हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? जो गैरसैंण में पिछले दिनों गैरसैंण को राजधानी घोषित करने और उत्तराखंड में भू कानून मूल निवास 1950 को लागू करने के लिए एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा, उसमें एक चेहरा पूरे उत्तराखंड ने देखा और वह चेहरा था कुसुमलता बौड़ाई जी का। वह चेहरा इसलिए बना क्योंकि इन्होंने मंच में जाके गणेश गोदयाल के सामने कहा था कि तुम अपना झंडा लेके हमारी इस रैली में मत आइए, अगर आना है तो इस अपने पद से इस्तीफा दीजिए, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दीजिए, तब यहाँ पर आइए। तो इस पर जानेंगे कि क्या हो रही है राजनीति और इनके जीवन के बारे में जानेंगे कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुसुमलता बौड़ाई का। बहुत बहुत स्वागत मैम। धन्यवाद जोशी जी। पहला सवाल जी। तो आजकल तो आप उत्तराखंड की सैनी बन गई, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा भी लग रहा है और क्या कह सकते हैं। उत्तराखंड की बेटियों को सैनी क्यों बनना पड़ रहा है, ये बताइए आप। देखिए, उत्तराखंड में आज के समय में हर चीज़ में हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड माँ नंदा की भूमि है, यहाँ की शक्ति को आना ही पड़ेगा आगे। उत्तराखंड आंदोलन में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है, तो उसी वजह से हमको आगे आना पड़ रहा है। तो आप गौरा देवी बनने का सपना देख रही हैं? गौरा देवी बनने का सपना तो मैं नहीं देख रही, लेकिन जो मेरा परिवार है, ये जो मेरा राज्य है, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, इसको सार्थक करने के लिए अगर मुझे रानी लक्ष्मीबाई भी बनना पड़े तो मैं वो भी। आप पे बड़े आरोप लगते हैं कि कोई कहता है कि आप यूकेडी से जुड़े हुए हैं, आपका परिवार यूकेडी से जुड़ा हुआ है, तो उनके ही पद चिन्हों को आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की सकारात्मक बातों को भी नकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूकेडी जो है राज्य की जननी रही है, हम उनका सम्मान करते हैं, उस पार्टी की जो विचारधारा है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा यूकेडी से फ़िलहाल कोई जुड़ाव नहीं है। पर मेरे पिताजी जो हैं यूकेडी से जिला अध्यक्ष रहे, मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी भी रहे, उस समय वो डीडी पणजी से जुड़े थे, तो उसी समय से उनका यूकेडी से जुड़ाव रहा। फिर वो सेना में गए, सेना के बाद आके फिर उन्होंने यूकेडी के साथ, क्योंकि क्षेत्रवाद की उनकी जो भावना है, राज्यवाद की, कि हमारा राज्य सार्थक हो, उस वजह से वो यूकेडी से जुड़े। पर मेरा कोई योगदान, मेरा कोई समर्थन यूकेडी से अभी नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि आप जगह जगह उत्तराखंड में भी जितने आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो आपका कोई काम धाम नहीं है क्या आंदोलनों में जाने के लिए बने हो आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एलएलबी फाइनल ईयर में हूं अभी, और मैं पिछली बार पीसीएस में 3 या 4 नंबर से रही हूं, और मेरी उम्र केवल 24 साल है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं 24 साल है आपकी उम्र? जी बिल्कुल, मेरी उम्र 24 साल है। लग रहा है कि 30 साल होगी। नहीं नहीं, मैं 99, 2 अक्टूबर 99 मेरा जन्म है। और मतलब इसीलिए गांधी जी की विचारधारा आप पे आ गई, कह सकते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत आया ही है। पर मेरे राज्य पे, देखिए, मेरा मानना ये है कि हम जब धरती पे आते हैं तो कोई ना कोई हमें भगवान उद्देश्य लेके भेजता है कि ये आपका उद्देश्य है। तो अगर हम उस चीज़ को कर सकते हैं बेहतरी से, और अगर हम कुछ त्याग अपने राज्य, अपने घर के लिए कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए बनाया है कि मैं कर सकती हूँ सरकारी से बेहतर, अगर मैं अपने लोगों के लिए लड़ सकती हूँ, अपने लोगों का जीवन सार्थक कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान। लोगों के लिए लड़ते हैं या अपना एक फेम कमाने के लिए, अपना एक चेहरा लोगों के सामने आगे करने के लिए जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए, 2018 के बाद से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर ये ऐसा है तो आप इंस्टाग्राम में रील बना सकते हैं, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा करने से। जी जी, देखिए, 2018 के बाद से मैं एक्टिव हूँ। सोशल मीडिया पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रही, काम किया, 21 से और ज़्यादा हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे आना मजबूरी रही। पिछली हल्द्वानी की रैली से, जो भू कानून की रैली हुई अभी जनवरी में, मैं फरवरी से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, वो भी लोगों के विनती करने के बाद। मतलब लोगों ने बोला कि आपको आना चाहिए ताकि आप जागरूक कर सकें लोगों को, तो जागरूकता के लिए ही सोशल मीडिया पे आए। और आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल देख सकते हैं, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए है, कोई रील या उसके लिए नहीं है। मैं समझता हूँ,
लेकिन मेरे को ये बताइए, आप एक लड़की जो 24 साल की है, वह अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देखती है, जी। तो वह कैसे आंदोलनों में कूद पड़ी? उसको ये क्यों लगा कि हमें आंदोलन करने चाहिए, हमें लोगों की समस्याएं जाननी चाहिए, उनके समाधान के लिए सरकारों से लड़ना चाहिए? क्या कारण पड़ा, क्या कारण है इसके पीछे का, क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? देखिए, सबसे पहली बात, बहुत ही दुखद ये चीज़ है जब हमको आंदोलनकारी बोला जाता है, तो दुख इस चीज़ का होता है कि हमारे पिताजी भी आंदोलनकारी और हम भी आंदोलनकारी, लेकिन अब अगला जो भविष्य आ रहा है, जो अगली पीढ़ी है, मैं नहीं चाहती कि वो पीढ़ी आंदोलनकारी बने। मैं चाहती हूँ कि जो सपना हमारे पिताजी लोगों ने देखा था उत्तराखंड के लिए लड़ के, क्योंकि उस समय उनको उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं था, वो फ़ायदा उनकी अगली पीढ़ी को था। आज हम हैं, भू कानून आएगा, मूल निवास आएगा, तब तक हमारी उम्र होती है, हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत अपनी जड़ों से जुड़ेगी। बिना जड़ों के कोई इंसान विहीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसके अस्तित्व के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे, तो इसीलिए आना तो पड़ा। एक लड़की जो उत्तराखंड में कम रही, पहाड़ में कम रही विशेषकर, उसके प्रति इतना पहाड़ प्रेम कहाँ से जाग गया, क्यों जाग गया? देखिए, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ पूर्णतः। मेरे पिताजी फौज में रहे, मैं पैदा अरुणाचल प्रदेश में हुई हूँ, उसके बाद मैं कई जगह अपने पिताजी के साथ, लेकिन घर आना, गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने घर आना, और उसके बाद भी लगातार साल में 2-3 बार हम घर आते थे, और घर आके मेरे पिताजी का हमसे काम करवाना कि जाओ चूल्हे में रोटी बनाओ, जाओ गोबर निकालो, और जाओ अन्य काम, जितने भी पहाड़ी हमारे घरों में काम होते हैं, सारे काम हमको आते हैं पूर्णतः। तो उस चीज़ से लगा हुआ, फिर पिताजी और माताजी ने घर के अंदर, ईजा बाबू ने हमारे कभी हिंदी नहीं बोली, हमेशा अपनी भाषा बोली। उसके बाद हमें अपनी समय समय पे हमें ये बताया कि हमें अपनी जो जड़ है, हमें जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हमारा वजूद है, मूल जो है हमारा, उस पर हमें हमेशा गर्व करना है। तो ये सब वहीं से आता गया। तो ये आपका असली पहाड़ प्रेम है, या भावना पांडे की तरह पहाड़ की बेटी आप भी राजनीतिक रूप से बनना चाहती हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा उत्तराखंड सार्थक बने। देखिए, एक स्त्री होने के नाते मेरा ममत्व आता है, मेरा ममत्व मेरे परिवार के लिए आता है, और मेरा परिवार उत्तराखंड है पहले। तो पहले मुझे अपना घर सुधारना है। एक स्त्री होने के नाते मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी इसको समझती हूँ। तो मेरे को पहले अपना घर देखना है, उसके बाद मैं आगे देखूँगी। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी कि हमारे जो लोग हैं हमारे साथ, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, अगर वो हमें कहते हैं कि आपको राजनीति में कूदना पड़ेगा, और कह भी रहे हैं, क्योंकि देखिए समाज सेवा आप करते हैं तो बिना राजनीतिक, जो आपके पास राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि नीतियाँ वहीं से आती हैं। जो आज पहाड़ विरोधी नीतियाँ या उत्तराखंड विरोधी नीतियाँ हैं, ये विरोधियाँ दिल्ली के दल लेके आ रहे हैं। तो ये भी आप कैसे कर सकते हैं कि पहाड़ विरोधी नीतियां आ रही हैं, सरकारें कह रही हैं कि हम पहाड़ के हित में नीतियां ला रहे हैं, आप उनकी नीतियों को पहाड़ विरोधी बता रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो 1964 में आखिरी भूमि व्यवस्था हुई थी, उसके बाद यहाँ भूमि व्यवस्था नहीं हुई। सन 2000 में जब उत्तराखंड बना, तो उससे पहले यहाँ मूल निवास था, उसी के साथ छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, लेकिन वहाँ मूल निवास दे दिया, यहाँ मूल निवास नहीं दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो सरकार के पास उस टाइम पे जंगलात भूमि थी, वो 30% थी, लेकिन आज 72% है। भूमि थोड़ी उग रही है, पेड़ उग सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बढ़ने के पीछे कारण ये कारण ये है कि यहाँ नियम है कि कुछ समय अगर आपकी भूमि बंजर रहती है तो उसे सरकार अपने अधीन कर लेती है। अच्छा। अब मेरा ये मानना है, मानना क्या है, इसके मेरे पास कई साक्ष्य और कई ऐसे वो हैं कि मैं आपको बताऊं कि कोई, जब आप किसी जगह पर आप रह रहे हैं, पहाड़ों में दुर्गम जगह पे आप रह रहे हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर आपके पास मेडिकल स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, आए दिन आपके पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, तो इंसान क्या करेगा वहाँ से? जंगल में भालू है, आपके घर से आपके बच्चों को बाघ उठा के ले जा रहा है, और सरकार आपको समर्थन देने के बजाय आपको ये वो कर रही है मजबूर कि आप पलायन कर जाओ, ताकि आपकी आप भूमि विहीन हो जाओ वहाँ से। और जो भूमि में कार्य कर रहे हैं, सरकार उनकी भूमि के यहाँ से विकास के नाम पे विनाश कर रही है कि उनकी भूमि ली जा रही है। आप एक गांव देखिए, जो पूरा गांव खाली है, मासी के पास हमारा एक गांव है जो पूरा गांव खाली है, लेकिन गांव में आज 3-3 सड़कें। क्या एक सड़क से काम नहीं हो रहा था?
तो ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो सरकार की, और अगर सरकार हमारे समर्थन में होती तो नहीं, मूल एक निवास सवाल ये आगे भी है ना, होता। एक जी सवाल ये भी है, अगर रोड बनती है तो आपको दिक्कत होती है, अगर कहीं रोड नहीं बनती उस पर भी आप लोग ये सवाल उठाते हो कि वहाँ पर रोड नहीं बनाई सरकार ने, ये विकास नहीं करती पहाड़ों में। देखिए, रोड बनाइए लेकिन उसका भी जो मापदंड होना चाहिए, जो उसका मैप होना चाहिए, रोड मैप, वो भी तो सही हो। आप पहाड़ का अगर सीना। आप विधायक होते या आप अफसर होते, किन जी मापदंडों के आधार पर रोड बनाते, क्या मानक होते आप? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड को जिसकी ज़रूरत है, कहा जाता है उत्तराखंड में लेकिन है नहीं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहूँगी मैं, यानी कि प्रकृति को ध्यान में रख के जो विकास होता है, यानी कि जैसे सतत विकास जिसे इन जी हिंदी कहें। जी तो ये जो विकास है, ये उत्तराखंड में कहा तो जाता है कि हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल ले आए, ये मॉडल ले आए, वो मॉडल ले आए, लेकिन इसका यहाँ पे उपयोग नहीं होता। आप स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण लीजिए, वहाँ पूरा पहाड़ों जैसा हमारा ही जैसा वहाँ का माहौल है, लेकिन आज वहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ से लोग मर मर के वहाँ देखने जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप उत्तराखंड की बात करें तो आप उत्तराखंड का सीना चीर के आप उत्तराखंड के अंदर आप रोड बना रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर आप रिजॉर्ट बना रहे हैं। आप ये देखिए, केंद्र सरकार के अंदर जो खनन जो था, पहले केंद्र सरकार में था, राज्य सरकार उसे अपने उसमें लेके आ गई। केंद्र सरकार में इतना पहाड़ों को इतना नहीं खोदा जाता, उसकी एक लिमिट हो जाती, लेकिन राज्य सरकार ने उसे अपने अधीन लिया। और आज आप देखिए कि बागेश्वर में गांव के गांव बिल्कुल भूमि में बिल्कुल भूस्खलन से मार खा रहे हैं। और बिल्कुल, जब खड़िया का कारोबार अवैध हाथों से होने लगे तो वहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इंटरव्यू लंबा हो रहा है, आपसे हम कुछ आपको वे दे रहे हैं शब्द, एक शब्द देंगे, जो भी आपके मन में पहला ख्याल आएगा उसे आप बिना सोचे तुरंत बता दीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कामचोर मुख्यमंत्री। गणेश गोदियाल। राजनीतिक शख्सियत। यूकेडी की हालत। ना घर के ना घाट के। हरीश रावत। असफल मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी। राज्य विरोधी। उत्तराखंड। मेरी जान। पहाड़। पहाड़पन। बंगाली। अजय भट्ट। ये आपने इसमें, ये आपकी अजय भट्ट में जो मुस्कान है, ये क्या बताती है? क्यों अजय भट्ट, कुछ बताना चाहेंगे विस्तार? क्या है अजय भट्ट? बंगालियों का अजय भट्ट के साथ क्या कनेक्शन? देखिए, अजय भट्ट को चुन के हमने भेजा। नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद रहे वो, हैं अभी भी। तीसरी बार चुन के गए हैं, मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके वो बंगालियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको पूर्वी पाकिस्तानी मत बोलो और उनको आप एसटी का दर्जा दो उत्तराखंड में। स्थायी निवास काफ़ी नहीं था हम लोगों के लिए कि आप उनको भी आरक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर उनकी बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, यहाँ पर लिखा है बाहर से बंगाली कॉलोनी, और अजय भट्ट जी समर्थक हैं। ठीक है, आप उसी को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र। खामोशी क्या कहती है? मेरे को शब्द नहीं आ रहा है उसमें ना। उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र, कारोबारी सौगात। जी, कारोबारी सौगात जी। वो कानून हमारा अधिकार या उत्तराखंड की जरूरत? उत्तराखंड की जरूरत, हमारा अधिकार। उत्तराखंड के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अब तक? मेरे पास शब्द नहीं है इसके। उत्तराखंड के सबसे बेकार मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। इसके पीछे का कारण? जितना भ्रष्टाचार, जितना जो प्रशासन और शासन फेल हुआ है अब तक, वो इसी दौर में, इन्हीं के दौर में हुआ है। उत्तराखंड की नई उम्मीद किस नेता पर है? बॉबी पवार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ? कर्मठ संगठन। लेकिन एक बात ये भी है जी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो स्थापना हुई थी, हम शुरुआत में भी जो उसके अध्यक्ष रहे थे उनको भी अच्छी तरीके से जानते हैं जी। तो उस समय जो उसका उद्देश्य था वह अलग था। आपको लगता है वह उद्देश्य से थोड़ा भटक रहा है?
अपने दिल की बात बताइएगा। देखिए, मुझे इतना तो नहीं लगता है, समय समय पे बदलाव होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूल उद्देश्य से तो नहीं भटका है, क्योंकि अभी परसों 14 तारीख को भी आर या पार दूसरी रैली है भर्ती घोटाले को लेके, आयु सीमा को लेके। जो पिछली बार वादा किया गया था वो नहीं हुआ था पिछली बार की रैली में, जो 30 या 31 जुलाई के आसपास हुई थी। तो अभी फिर से उसी के उसमें और लगातार इसमें काम हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, समय समय पे काफ़ी बदलाव आते हैं। एक जो मूल शुरुआत किसी भी संगठन की होती है वो आगे जाके कई विभिन्न चीज़ों में बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी बेरोजगार संगठन ने अपनी गरिमा बनाई हुई है। उत्तराखंड का सबसे बेहतर विधायक इस समय? सबसे बेहतर विधायक, इसके लिए सोचना पड़ रहा है। क्यों, आपको नहीं लगता कि 70 विधायक हैं, एकदम नाम ले सकते हैं ना आप? तो इसके लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि 70 विधायकों में भू कानून मूल निवास के लिए आगे आने वाले विधायक नहीं दिखे मुझे। हाँ, लेकिन विपक्ष को मित्र विपक्ष बोलने वाले हरीश धामी जी को कह दूंगी मैं फिलहाल, हरीश अभी जो उन्होंने बयान दिया उसके हिसाब से। उत्तराखंड का भविष्य, युवा पीढ़ी। जी, तो आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना उत्तराखंड की उम्मीद के बारे में। आप क्या सोचती हैं उत्तराखंड की महिलाओं को, लड़कियों को किस रूप से अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, इसके लिए आपने बड़ा संदेश दिया है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। दोस्तों, आप भी अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत देखने के लिए डिजिटल वाणी को फॉलो अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।